पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कल के एपिसोड की कहानी मैं आज सुबह पोस्ट कर रही हूँ। कुछ कारणवश लेट हो गई है, इसके लिए सबसे पहले सॉरी। तो चलिए मैं कल के एपिसोड की कहानी आपको बताती हूँ। पुष्पा नानावटी सर के पास जाती है स्कूल में मिलने और उनसे कहती है कि सर, अब मैं आगे कॉलेज की पढ़ाई नहीं करूँगी। मैं अपने पिताजी की विरासत को बचाने के लिए पाटन के बुनकरों को के बीच में, यानी कि पटोला के जो कारीगर हैं, उनको इकट्ठा करके उनके साथ समूह बना के काम करूँगी और मुझे किसी भी हालत में अपने पिताजी की विरासत को बचाना है। इस पर नानावटी सर पुष्पा को कहते हैं कि आपको लगता है कि आप वीरेंद्र सेतलवार से बिना शिक्षा के आप उससे पंगा ले सकती हैं, उसकी चुनौती का सामना कर सकती हैं। शायद आपको मालूम नहीं है कि वो कितना पावरफुल आदमी है। पुष्पा जी, अगर आपको वीरेंद्र सेतलवार से चुनौती लेना है, उसका सामना करना है, उसकी विरासत को गिराना है, उसके व्यापार को गिराना है और आपको विरासत बचाना है अपने पिताजी के लिए, तो इसके लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा और शिक्षा के अभाव में आप कभी ये काम कर ही नहीं पाएंगी। आगे नानावटी सर कहते हैं कि अगर आप समझती हैं कि आपके पिताजी की विरासत और मेरा आशीर्वाद आपको बचा लेगा, तो ऐसा नहीं है। वीरेंद्र सेतलवार से चुनौती जिस किस्म की आप ली हैं, उसमें ना तो आपके पिताजी की विरासत और ना ही मेरा आशीर्वाद आपको बचा पाएगा। आपके इस कार्य में अगर कोई साथ देगा तो वो है सिर्फ आपकी शिक्षा। उसके बाद नानावटी सर पुष्पा को एक कॉलेज में लेके आते हैं अपने साथ। पुष्पा इतने बड़े कॉलेज को देखकर हैरान रह जाती है। कौन से कॉलेज में आई है वो नानावटी सर के साथ, वो बहुत पूछती है, लेकिन नानावटी सर कहते हैं कि आप थोड़ी देर रुकिए और चलिए, प्रिंसिपल से मैं मिलाता हूँ। उसके बाद नानावटी सर पुष्पा को लेके प्रिंसिपल के पास आते हैं और प्रिंसिपल बहुत सम्मान के साथ उन दोनों को अंदर बिठाती है, क्योंकि जो प्रिंसिपल हैं वो पहले से ही नानावटी सर को पहचानती हैं और प्रिंसिपल खुद भी स्वभाव की काफ़ी अच्छी हैं। वो पुष्पा से भी मिलकर खुश होती हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ही पुष्पा को आगे बताती हैं कि ये कॉलेज टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करवाता है, यानी कि टेक्सटाइल से जुड़े हुए सारी चीज़ों की पढ़ाई करवाता है। इस पर नानावटी सर प्रिंसिपल से कहते हैं, प्रिंसिपल को बताते हैं कि ये पाटन से हैं और इनके पिताजी वहाँ के बहुत बड़े कारीगर थे पटोला के। ये उनकी बेटी है। ये अपने पिताजी की विरासत को बचाने के लिए पटोला के लिए काम करना चाहती हैं वहाँ के कारीगरों के साथ। तो इस पर प्रिंसिपल काफ़ी खुश होती है। प्रिंसिपल कहती हैं कि वैसे तो इस साल का एडमिशन हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है, अब एडमिशन हो नहीं रहा है, इसलिए बहुत मुश्किल है कि इनको एडमिशन मिले। लेकिन मैं इनके ये जो पटोला बनाती हैं, मैं एक बार अगर उसका डेमो देख लूं और मुझे लगा कि इनका जो डेमो है मैं ट्रस्टीज को दिखाऊंगी, तो शायद वो इनको एडमिशन दे दें। इसके लिए पुष्पा कहती है कि इसके लिए तो मेरा जो हादसा आगे बहुत बड़ा है, उसे मैं यहाँ कॉलेज लेके तो नहीं आ सकती हूँ मैडम, लेकिन अगर आप हमारे चौल में आइए तो मैं अपनी यहाँ की कड़क चाय भी पिलाऊंगी और पटोला पे साड़ी बुनकर, कपड़े बुनकर भी आपको उसका डेमो दूंगी। इसके लिए प्रिंसिपल मैडम जो हैं वो एग्री हो जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं समय निकाल कर आपके चौल में आऊँगी और आपका डेमो ज़रूर देखूँगी। और उसके बाद वो नानावटी सर से ये भी कहती हैं कि बाहर फॉर्म मिल रहा होगा, इनको एक फॉर्म दिलवा दीजिए। पुष्पा नानावटी सर के साथ बाहर आती है और फॉर्म लेने के लिए वो काउंटर पे जाती है। इसी बीच एक और घटना घटती है। उस कॉलेज कैंपस में नानावटी सर को वीरेंद्र सेतलवार आता हुआ दिखता है। वीरेंद्र सेतलवार को देखकर क्षण भर के लिए तो नानावटी सर घबरा जाते हैं, लेकिन फिर वीरेंद्र सेतलवार जो है वो नानावटी सर को देखता है तो खुद ही उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले कभी देखा है, और यही बात नानावटी सर भी उससे कहते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को का परिचय देते हैं और अंततः दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। फिर बातों ही बातों में वीरेंद्र सेतलवार खुद ही बताता है कि मैं इस कॉलेज का ट्रस्टी हूँ। ये बात जानकर नानावटी सर को एक झटका सा लगता है और उनको लगता है कि अगर ये इस कॉलेज का ट्रस्टी है तो किसी भी कीमत पर
पुष्पा को एडमिशन नहीं मिलने देगा। अगर पुष्पा डेमो देकर पास हो भी जाती है और सभी लोग मान भी जाएं तो ये अड़ंगा जरूर लगाएगा और किसी भी कीमत पर पुष्पा को यहाँ का स्टूडेंट नहीं बनने देगा। कुछ देर के बाद बातचीत के बाद वीरेंद्र से तलवार वहाँ से चला जाता है और पुष्पा भी काउंटर से फॉर्म लेकर सीधा नानावटी सर के पास आती है। फिर नानावटी सर और पुष्पा दोनों चाय की दुकान पे जाते हैं और टिफरी पे जाते हैं और वहाँ जाकर दोनों चाय पीते हैं। चाय पीते पीते ही नानावटी सर पुष्पा को बताते हैं कि पुष्पा जी इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने में तो दिक्कत होगी, क्योंकि इस कॉलेज का एक ट्रस्टी वीरेंद्र से तलवार भी है। ये जानकर पुष्पा माथा ठोक लेती है और कहती है कि हो गया, अब तो मुझे किसी भी कीमत पर यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। इस पर नानावटी सर कहते हैं कि पुष्पा जी आप इतनी जल्दी मत हारिए, आप एक जुगाड़ू महिला हैं, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जुगाड़ करके यहाँ तक लाया है, तो अब आप क्यों पीछे हट रही हैं? आप कोई जुगाड़ भी ऐसा कीजिए कि कोई आप ऐसा जुगाड़ कीजिए कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो इस पर पुष्पा कहती है कि बहुत सारे कॉलेज है सर, मुझे यहाँ नहीं मिलेगा तो मैं किसी और कॉलेज में चली जाऊँगी। लेकिन नानावटी सर कहते हैं कि नहीं, ये सबसे अच्छा कॉलेज है आपके लिए और आप जुगाड़ कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक वीरेंद्र से तलवार ही यहाँ का ट्रस्टी नहीं है, यहाँ और भी ट्रस्टी हैं। अगर आपने बाकी ट्रस्टीज़ को खुश कर लिया तो वीरेंद्र से तलवार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। तो इस पर पुष्पा कहती है कि ठीक है सर, आप जब मुझे हिम्मत दे रहे हैं तो मैं ज़रूर कोई जुगाड़ भिड़ाऊँगी। उसके बाद राशि के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। राशि प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर खड़ी है किसी कारणवश, और प्रिंसिपल सर भी ऑफिस के बाहर हैं, और राशि देखती है कि एक लड़की वहाँ पर आती है और वह उनसे पूछती है कि सर आखिर मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ, जबकि मैंने पूरे मार्क्स लाए थे, जितना आप लोगों ने मांगा था उससे कहीं ज़्यादा था मेरा मार्क्स, लेकिन सर आपने मेरा क्यों नहीं एडमिशन लिया। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि देखिए अब कुछ नहीं हो सकता है, आप जाइए, बहुत सारे कॉलेज हैं, कहीं भी एडमिशन ले लीजिए। उस पर वो लड़की कहती है कि नहीं सर, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन के लिए दिन रात मेहनत की थी। उस लड़की के पिताजी फिर सामने आते हैं और वो कहते हैं कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पढ़ाया लिखाया है, मेरी बेटी दिन रात मेहनत की है आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए, सर ऐसी क्या बात हुई जो कि आपने एडमिशन नहीं लिया। ये सारी बातें सुनकर राशि को बहुत दुख पहुँचता है और उसे लगता है कि ज़रूर इसी लड़की की जगह पर मेरा एडमिशन पापा ने डोनेशन दे के लिया है। मम्मी ठीक कहती है कि जब तू डोनेशन देकर कहीं पर भी दाखिला लेती है तो सच मान तू एक होनहार स्टूडेंट का सीट छीन रही होती है। वो व्यक्ति जो उस लड़की का फादर है वो वहाँ पर प्रिंसिपल सर से काफ़ी बहस करता है, मिन्नतें भी करता है, बहस भी करता है, लेकिन प्रिंसिपल सर उस लड़की को एडमिशन नहीं देते हैं और अपने स्टाफ से कहते हैं कि इन्हें कॉलेज से बाहर जाने के लिए कहो। उन कॉलेज के जो स्टाफ हैं उस व्यक्ति को और उस लड़की को पकड़ के कॉलेज से बाहर कर देते हैं। ये सब देखकर राशि को फिर से एक बार अपनी मम्मी का कहा हुआ बात याद आता है कि कहीं ना कहीं मम्मी ने सही कहा था, जब पापा ने किसी गरीब होनहार स्टूडेंट का सीट मेरे लिए इतना सारा पैसा दे के खरीदा है, जो कि सही नहीं है। उसके बाद राशि सीधा घर आ जाती है, कॉलेज में आगे नहीं रहती है, सीधा घर आ जाती है। उसके बाद आगे के सीन में दिखाया गया है कि वसुंधरा रायधन जेल से छूटकर आ गई हैं और अब वो पूरे फॉर्म में है, यानी कि गुस्से में है, और इस गुस्से में ही वो अपने स्टाफ को बुलाती हैं और कहती हैं कि देखो मुझे जल्दी से जल्दी इंडिया जाना है, जितनी जल्दी हो सके, अगर कल तक हो सके तो मेरे पासपोर्ट का इंतज़ाम करो, मेरे और मानसी के पासपोर्ट का। इस पर उनका स्टाफ कहता है कि नहीं मैम, इतनी जल्दी तो पासपोर्ट का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। तो इस पर वसुंधरा रायधन गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने नहीं कैसे कह दिया, किसी भी कीमत पर मेरे पासपोर्ट का और मानसी के पासपोर्ट का इंतजाम करो, वरना अपनी नौकरी को खतरे में समझो। इस पर स्टाफ डर जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैम, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका और मानसी जी का पासपोर्ट बन जाए। वसुंधरा रायधन कहती है कि कल क्यों, आज ही कोशिश करो कि आज ही हमें हमारा पासपोर्ट मिल जाए और हम लोग इंडिया के लिए निकल जाएं। उसके बाद वसुंधरा रायधन मानसी से धर्म रायधन के बारे में पूछती है कि इंडिया में वो क्या कर रहे हैं।
तो इस पर मानसी कहती है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो वसुंधरा कहती है कि मुझे ये बताओ कि धर्म ने अभी तक राशि को उसकी माँ के पास उसके घर भेजा है या नहीं। तो इस पर मानसी कहती है कि वो राशि को क्या भेजेंगे मम्मी, राशि तो अभी भी उन्हीं के पास है और मुझे तो लगता है कि अब चिराग और अश्विन भी वहीं रहने लगे हैं। इस पर वसुंधरा रायधन बहुत कसकर भड़क जाती है और कहती है कि धर्म को तो मैं सबक सिखा कर रहूँगी। उसने मेरे और मेरे पिताजी के साथ जितना बड़ा बिजनेस में फ्रॉड किया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, इसकी सज़ा तो उसे मिल के रहेगी। उसके बाद वसुंधरा रायधन धर्म रायधन के तस्वीर के पास जाती है और उसकी तस्वीर की ओर देखती हुई कहती है, धर्म तुमने मुझे बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। और उसके बाद वो अपने हाथ का ड्रिंक उसके तस्वीर के ऊपर फेंक देती है, जिसे देखकर मानसी घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। उसके बाद पुष्पा काकू से मिलने आती है और काकू से पाटन में जो कुछ भी हुआ उन सारी बातों को बताती है कि किस प्रकार वीरेंद्र सेतलवाड़ ने उसके पिताजी के साथ बेईमानी की है और किस तरह जुगल सेतलवाड़ जो है उसका साथ देना चाहता है और वो किस तरह से फिर से अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहती है। ये सारी बातों को सुनकर पहले तो काकू खुश होती हैं, लेकिन उनको लगता है कि वीरेंद्र सेतलवाड़ जितना बड़ा पावरफुल आदमी है, क्या पुष्पा उसका सामना कर पाएगी। लेकिन पुष्पा कहती है कि इस काम में नानावटी सर से लेकर जुगल सेतलवाड़ तक मेरा साथ दे रहा है। तो काकू उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि तुम इस कार्य को उठाओ, इस चुनौती को लो और सफल हो। इधर राशि बहुत दुखी है उस गरीब लड़की के बारे में जानने के बाद कि उसका एडमिशन नहीं हुआ और उसकी जगह पर उसके पिताजी ने पैसे देकर एडमिशन लिया। और वो इन सारी बातों को एक डायरी में लिखती है, वही डायरी जिस पर वो हमेशा अपने मन की बातों को लिखा करती है। इधर जब पुष्पा किचन में काम कर रही होती है तो चुपके से अश्विन माँ के पास आता है और डरते डरते माँ के पास आकर वो अपनी दिल की बात कहता है। वो फिर से एक बार पुष्पा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मम्मी किसी तरह से मुझे माफ़ कर दो, दीप्ति से भी कहो कि वो मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी भूल के लिए काफ़ी पछता रहा हूँ मम्मी, मैं ज़िंदगी में अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन पुष्पा कुछ नहीं कहती है, चुप रहती है और फिर माँ को चुप देखकर अश्विन वहाँ से चला जाता है। पुष्पा के वापस मुंबई आने के बाद अब कुंजवाला मौसी अपने बेटे बहू के पास लौटना चाह रही हैं और इसके लिए वो तैयारी कर रही हैं। ये देखकर पुष्पा कहती है कि नहीं मौसी, अभी आपको नहीं जाना है, अभी आपने मेरे बेटे बहू का सुलह कहाँ करवाया है। तो इस पर कुंजवाला मौसी कहती है कि अरे मैंने जितना इन दोनों को पास ला दिया है अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये दोनों खुद ही धीरे धीरे पास आ जाएंगे। अब मुझे कुछ समय सोनल और मनीष के साथ भी रहने की इच्छा है। तो इस पर पुष्पा कहती है कि नहीं मौसी, अभी मैं आपको नहीं जाने दूंगी, अभी ये नाटक अधूरा है, अब इस नाटक को पूरा इस पर से पर्दा उठा के आपको जाना है, उन दोनों को समझदारी के साथ मिला देना है। पुष्पा कहती है कि अभी आपको और कुछ सोचना होगा इन दोनों को और पास लाने के लिए। तो इस पर कुंजवाला मौसी कहती है कि ठीक है, तू इतना कह रही है तो मैं थोड़ा दिन और रुक जाती हूँ, लेकिन पहले तू मेरा वो वाला काढ़ा ला जिसे पीकर मेरा दिमाग चलता है। तो फिर पुष्पा उनके लिए वो काढ़ा बनाकर लाती है और कहती है कि अब मुझे थोड़ा देर आराम से सोचने दे। तब तक के लिए पुष्पा आशावरी और भास्कर से मिलने जाती है और कुंजवाला मौसी बैठकर दिमाग लगाती हैं कि क्या और किया जाए कि अश्विन और दीप्ति और करीब आ जाएं। कुछ देर बाद अचानक से कुंजवाला मौसी चिल्लाती है। उसकी चिल्लाहट सुनकर पुष्पा, आशावरी और भास्कर दौड़ के आते हैं। पुष्पा को ऐसा लगता है जैसे कुंजवाला मौसी को कुछ हो गया है, लेकिन वो देखती है कि अरे वो तो हंस रही हैं और ताली पीट रही हैं। तब पुष्पा जो है वो पूछती है कि मौसी क्या हुआ। तो कुंजवाला मौसी कहती है कि आ गया आइडिया, आ गया आइडिया। और वो भास्कर और आशावरी को कहती है कि अब तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे कुछ निजी बातें पुष्पा से कहनी है। फिर वो पुष्पा को कहती है कि मेरे पास एक मस्त आइडिया आ गया, तू सुनेगी ना तो उछल पड़ेगी। तो पुष्पा कहती है कि मासी ऐसा कौन सा आइडिया आ गया है। तो कहती है कि हमें इस खेल में अब आगे बापोद्रा को शामिल करना पड़ेगा। कुंजवाला मौसी कहती हैं कि कहीं ना कहीं बापोद्रा को हमारी खेल के बारे में मालूम नहीं है और वो किसी भी तरह से मुझे बताना चाहता है
कि अश्विन ने किस तरह से दीप्ति पर हाथ उठाया था और तुमने उसे घर से निकाल दिया था। अब हम इसी को हथियार बनाएंगे और इस नाटक पर से पर्दा उठाएंगे। तो फ्रेंड्स, कल के एपिसोड की कहानी तो बस यहीं तक थी। अब आगे के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कुंजवाला मौसी और पुष्पा किस तरह से बापोद्रा को चकमा देकर और उसे इस खेल में शामिल करती हैं। आगे के एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अभी कहीं ना कहीं सोनल के अंदर काफ़ी गुस्सा है और वो पुष्पा को माफ़ नहीं करना चाहती हैं, और क्योंकि उनको लगता है कि पुष्पा की ही वजह से मेरी बेटी का अपमान हुआ है, उसके बेटे ने मेरा अपमान किया है, और वो पुष्पा को कई जली कटी बातें भी सुनाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे के एपिसोड में ये सब कुछ देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।